नमस्कार, स्वागत है आपका आशीष कोचिंग के एक नए वीडियो में। और पहले हमने पढ़ा था क्रिया विशेषण, उसके बारे में हमने जाना था, परिभाषा हमने जानी थी और थोड़ा सा आज उसे हम रिवाइज करेंगे। इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पर रिवीजन, है ना, कि रिवीजन में हम क्या करेंगे, हमें क्या जानना है रिवीजन में कि इससे पहले हमने क्या पढ़ा था। हम हालांकि आप तो वीडियो भी देख सकते हैं और वीडियो में भी देख सकते हैं कि हम कैसे कैसे क्रिया विशेषण पढ़ चुके हैं और उसके प्रकार हमने क्या पढ़े हैं और हम उसके बारे में कैसे जान सकते हैं, उसके उदाहरण क्या है, वो सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। परिभाषा भी, उदाहरण भी जो मैंने बताए हैं। तो इसमें मैं आपको फिर भी रिवीजन में बता रही हूँ कि पहले हमने इसकी परिभाषा भी पढ़ी थी, उदाहरण भी पढ़े थे और हमने ये जाना था कि अर्थ के आधार पर, देखिए रिवीजन में अर्थ के आधार पर इसके कितने प्रकार है वो हमने देखे थे। कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। इसे मैंने आपको बताया था कि कालवाचक में जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि हम समय के बारे में जानते हैं। काल, समय के बारे में जिस शब्द से पता चलता है तो वो हमारे कालवाचक क्रिया विशेषण हो गए। उसके बाद रीति मतलब ढंग, उसका प्रकार, ये हम जिसमें देखते हैं तो हमें वो पता चलता है कि वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। उसके बाद स्थान, स्थान का पता हमें जिसमें चलता है तो वो आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। उसके बाद परिमाण, मतलब कि परिमाण या मात्रा जिसमें आपकी पता चलेगी तो वो आपके परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं प्रयोग के आधार पर। ये तो हमने अर्थ के आधार पर देखा था, तो चूंकि अलग अलग आधार पर जब हम अर्थ के आधार पर लेते हैं तो उसके प्रकार कुछ अलग होते हैं और जब प्रयोग के आधार पर भी हम लेते हैं तो वो अलग अलग प्रकार के क्रिया विशेषण आपके आते हैं। तो प्रयोग के आधार पर क्या क्या है, साधारण क्रिया विशेषण आपका आ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका है ये संयोजक क्रिया विशेषण। ठीक है, फिर उसके बाद अनुबद्ध क्रिया विशेषण। ठीक है, आपका साधारण क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण और अनुबद्ध क्रिया विशेषण। ठीक है, ये है। हमें बोलने में भी हर शब्द को कोशिश करनी चाहिए कि हम सही से सही उच्चारण भी कर सके। तो आप इस चीज़ को भी लेते चलिएगा कि हर शब्द को हम जहाँ सोचें, देखें और बोलें तो सही का सही हम उच्चारण भी कर सकें। ये बहुत ज़रूरी है हमारे हिंदी व्याकरण में, क्योंकि जब हम सही उच्चारण करेंगे, मैं हर बार ये कहती हूँ कि जब हम सही उच्चारण करेंगे तभी हम उसे सही लिख सकते हैं। कभी कभी गलती में आम बोलचाल की भाषा में हमसे गड़बड़ी हो जाती है, तो थोड़ी थोड़ी गलतियाँ सबकी वो चलती हैं। लेकिन जब हम अपनी किताब को पढ़ रहे हैं, हम कोई परीक्षा दे रहे हैं या हम अपनी कक्षा में खड़े हैं और हमसे कुछ पढ़ाया जा रहा है, जैसे मैम लोग कहती हैं ना कभी कभी किताबें, भाई इतना आपको पढ़ना है, इतना आपको पढ़ना है, या कभी हम ड्रामा भी करते हैं, ड्रामा में पार्ट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो उस समय भी हमें कई शब्दों को, डायलॉग्स को बोलना पड़ता है। तो उस समय जब हम सही सही नहीं बोलते हैं तो उस चीज़ का उतना प्रभाव नहीं पड़ता है जितना कि पढ़ना चाहिए। इसीलिए हर चीज़ को सही बोलना, लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो ही बोलने की बात। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा इसे समझते हैं। प्रयोग के आधार पर क्या है आपका साधारण क्रिया विशेषण। ठीक है, तो साधारण क्रिया विशेषण को समझने के लिए मैंने ये साधारण क्रिया विशेषण मैंने लिखा है। ठीक है, तो साधारण क्रिया विशेषण अब क्या होते हैं, हमें इसकी थोड़ी सी परिभाषा भी कभी कभी लिखने को आ सकती है। हम जब उसकी परिभाषा देंगे, क्रिया विशेषण क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ है भाई, वो विशेषता को बताता है, तो ज़रूरी है कि हम उसे सही से समझे। तो अब प्रयोग के आधार पर है साधारण क्रिया विशेषण हम पढ़ रहे हैं, तो वे शब्द जिनका स्वतंत्र प्रयोग होता है। ठीक है, जिनका स्वतंत्र रूप में प्रयोग किया जाता है, आप इसे लिख सकते हैं कि वो स्वतंत्र रूप में जो प्रयोग होते हैं वो आपके साधारण क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, स्वतंत्र रूप से इनका प्रयोग हो। ठीक है, जैसे उदाहरण मैंने दिया है, अरे तुम कहाँ चले गए थे। ठीक है, अरे तुम कहाँ चले गए थे। ठीक है, स्वतंत्र रूप से इसमें उपयोग हो रहा है। ठीक है, कहाँ चले गए थे। फिर उसके बाद बेटा जल्दी करो। ठीक, इसमें भी स्वतंत्र रूप से उपयोग हो रहा है। फिर आपका हाय, ऐसा क्यों हुआ, इसमें भी आपका स्वतंत्र रूप से उपयोग हो रहा है। तो हमें जब भी जहाँ पे पता चलता है कि हम देख रहे हैं कि क्रिया विशेषण है, उसका प्रयोग किया जा रहा है और स्वतंत्र रूप से प्रयोग हो रहा है,
तो फिर हम देखें कि वहाँ पे साधारण क्रिया विशेषण है। इस बात को समझे कि वहाँ साधारण क्रिया विशेषण है, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं संयोजक क्रिया विशेषण पर, ठीक है। यहाँ बिंदी नहीं है, स में आप बिंदी नहीं लगी है, यो में है संयोजक क्रिया विशेषण, ठीक है। तो इसका जो संबंध होता है, बहुत ध्यान देने वाली बात है संयोजक क्रिया विशेषण कि इसका जो संबंध होता है, इसका उपवाक्य से संबंध होता है। कई बार हम क्या एक वाक्य लिखते हैं, उसी में हम उदाहरण देखते हैं कि एक जो हम वाक्य पूरा लिख रहे हैं तो उसी वाक्य में हम उसकी विशेषता बताते चलते हैं, और विशेषता बनाने के लिए या बताने के लिए हम एक ही वाक्य का उपयोग करते हैं। लेकिन जब संयोजक क्रिया विशेषण हम बताते हैं तो यहाँ पर इसका संबंध उपवाक्य से होता है। अब उपवाक्य से कैसे होता है, ठीक है। तो मतलब वहां पे हमें दो आपको उसमें खंड दिखेंगे, दो आपको भाग दिखेंगे वाक्य में, ठीक है। जैसे उदाहरण मैंने लिखा है यहाँ पे, जहां तुम जा रही हो, ठीक है, ये आ गया। जहां तुम जा रही हो मुझे नहीं पसंद है, ठीक, ये आ गया। ये आपका वाक्य और उपवाक्य आपको समझ में आ गया कि जहां तुम जा रही हो, ये आपने आधा बोला, उसके बाद आपने उसको पूरा कैसे किया, मुझे नहीं पसंद है, ठीक। हम इस तरीके से बोल रहे हैं, तो हम वहां पर क्या कर रहे हैं, उपवाक्य को ले रहे हैं, उपवाक्य से उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ हम खेल रहे हैं, ठीक है। अभी हमने पूरा नहीं किया है उसको। अगर कभी कभी अगर कोई दूसरा वाक्य होता है, कोई दूसरा उदाहरण होता है, तो हमारा ये एक वाक्य भी चल जाता। अगर खेल रहे हमको क्रिया बतानी होती तो क्या हो जाता, खेलना क्रिया, और यहीं पे हमारा क्या हो जाता, ये हमारा उदाहरण कंप्लीट हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या हम बोल रहे हैं, यहाँ हम खेल रहे हैं, वहां वो दौड़ रहे हैं। एक वाक्य हमने यहाँ पर और लगाया है कि वहां वो दौड़ रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जहां तुम जा रही हो मुझे वो पसंद नहीं, सभी हमने एक और दो वाक्य और उपवाक्य देखे। उसके बाद यहाँ पर हमने, यहाँ हम खेल रहे हैं, वहां वो दौड़ रहे हैं, ये वाक्य और उपवाक्य यहाँ पर हमने देखे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये है अनुबद्ध, ठीक है। अनुबद्ध में क्या है, निश्चय के लिए, कहीं पर भी जब निश्चय के लिए उपयोग किया जाता है तब आपका वहां पर अनुबद्ध क्रिया विशेषण होता है, बिल्कुल निश्चय हो जहां पर, है ना। जैसे कि उदाहरण में मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि वह काम गलत ही हो गया, बिल्कुल निश्चित है कि वो गलत हो गया। अगर हम यहाँ पर लिखते कि वह काम हमसे बिल्कुल सही हुआ, तो वो भी आपका क्या हो गया, वो निश्चय, बिल्कुल निश्चित हुआ, उसके लिए आपका उपयोग हुआ, ठीक है। कि बिल्कुल आप निश्चित जिस बात को बता रहे हैं उसके लिए आप प्रयोग कर रहे हैं, तब आपका वो यहाँ पर होगा अनुबद्ध क्रिया विशेषण। इस प्रकार को आप जानेंगे, बिल्कुल निश्चित, ठीक है। आपके आने भर की देर थी, आपके आने भर की देर थी, यहाँ पर भी हमें निश्चितता का पता चल रहा है। तो जहां पर भी हम समझ रहे हैं कि निश्चित है वो चीज, वहां पर हमें पता चल रहा है कि हम निश्चय के लिए उपयोग कर रहे हैं, और हम वहां पर अनुबद्ध क्रिया विशेषण को दर्शा रहे हैं, अनुबद्ध क्रिया विशेषण का उदाहरण देख रहे हैं, दे रहे हैं, ठीक है। तो आपका ये हो गया, ठीक है। प्रयोग के आधार पर आपका हो गया साधारण क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण, फिर उसके बाद अनुबद्ध क्रिया विशेषण। साधारण क्रिया विशेषण में आपके वे शब्द हैं जिनका स्वतंत्र प्रयोग होगा, ठीक है। उसके बाद आपका संयोजक क्रिया विशेषण हम ले रहे हैं जिसमें उपवाक्य से संबंध है, हमने दो वाक्य इसमें देखे हैं, ठीक है। उसके बाद हम अनुबद्ध क्रिया विशेषण देख रहे हैं जिसमें हम निश्चय के लिए प्रयोग करते हैं। मैं एक बार रिवाइज इसको फिर से कर रही हूँ कि अब मैं रूप के आधार पर आपको बताऊंगी, इसलिए मैं इसे जरा सा रिवाइज करते चल रही हूँ, ठीक है। तो आप इसे लिखें, लिख लिया होगा आपने, आशा है। और इसका उदाहरण अनुबद्ध निश्चय के लिए मैंने आपको बताया वह काम गलत ही हो गया, वह काम बिल्कुल सही हुआ, यह भी आप उदाहरण दे सकते हैं। आप इसके अनुसार अपना कोई भी उदाहरण बना सकते हैं, लेकिन वो निश्चितता प्रकट करते हुए होना चाहिए, बनना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद देखिए रूप के आधार पर, ठीक है। रूप के आधार पर क्या है, यहाँ मैं आप, ये पहला है, ये मूल क्रिया विशेषण है, दूसरा है स्थानीय क्रिया विशेषण, और तीसरा है यौगिक क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर मैं आपको इसके प्रकार के साथ साथ उसके बारे में भी बताती चल रही हूँ, ठीक है। तो आपका यह है रूप के आधार पर, पहला क्या है, मूल क्रिया विशेषण, ठीक है। तो इसमें हमें क्या पता चलता है कि ये दूसरे शब्दों के मिलने से नहीं बन पाते हैं। ये क्या होते हैं, दूसरे शब्दों के मिलने से
नहीं बन पाते हैं, ठीक है। और दूसरे शब्दों में प्रत्यय लगे बिना ही ये बन जाते हैं, ठीक है। दूसरे शब्दों के इसकी जब हम परिभाषा देते हैं इसके बारे में हम जान रहे हैं, तो क्या जान रहे हैं, दूसरे शब्दों के मिलने से नहीं बन पाते हैं, दूसरे शब्दों में प्रत्यय लगे बिना ही बन जाते हैं। कौन? मूल क्रिया विशेषण, ठीक है। और इसका उदाहरण क्या है आपका? ठीक, फिर, पास, अचानक। अचानक वो मेरे सामने आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम दे सकते हैं, उदाहरण बना सकते हैं, ठीक है। मैं तुम्हारे साथ फिर कभी घूमने जाऊंगी, ठीक है। इस प्रकार से आप इनको लेकर के, इसके अलावा भी और बहुत सारे हैं जिनको लेकर के आप अपने उदाहरण बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है? स्थानीय क्रिया विशेषण। रूप के आधार पर अभी हम पढ़ रहे हैं, इसके पहले हमने प्रयोग के आधार पर पढ़ा था। तो रूप के आधार पर जो पढ़ रहे हैं उससे पहला है मूल क्रिया विशेषण, उसके बाद दूसरा है स्थानीय। तो बिना रूप में बदलाव के, ठीक है। ये बिना रूप में बदलाव के, इनके रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, और ऐसे जो शब्द होते हैं वो स्थानीय क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं और विशेष स्थान पर प्रयोग इनका किया जाता है, विशेष स्थान पर प्रयोग किया जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखें, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स आपके हैं, बिना रूप में बदलाव किए और विशेष स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। इसमें आपका उदाहरण है, तुम दौड़कर चलते हो, ठीक है। तुम दौड़कर चलते हो, ठीक है। फिर वह अपना पाठ पढ़ेगी, ठीक। इस तरीके से हम और भी उदाहरण बना सकते हैं। उसके बाद आपका क्या आता है? यौगिक क्रिया विशेषण। ये रूप के आधार पर पहला मूल क्रिया विशेषण, दूसरा स्थानीय क्रिया विशेषण, तीसरा यौगिक क्रिया विशेषण, ठीक है। तो जो दूसरे शब्दों में प्रत्यय या पद लगाने से बनते हैं, जो दूसरे शब्दों में प्रत्यय या पद लगाने से बनते हैं, बने हैं। मैं बस बहुत थोड़ा सा लिखती हूँ, छोटा सा लिखती हूँ, एक लाइन बस लिखती हूँ ताकि आप उसको अपने नोट्स में लिख सकें और आप इसे थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन चूंकि थोड़ा सा लिखने से आप इतना उसे नोट कर पाएंगे, जल्दी से आप सुनते हुए भी नोट कर पाएंगे और आप देखते हुए भी नोट कर सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा लिखती हूँ, लेकिन आपको बता देती हूँ, विस्तार से समझा देती हूँ और आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो दूसरे शब्द में प्रत्यय या पद लगाने से जो बनते हैं वो हमारी यौगिक क्रिया विशेषण है। तो इसमें क्या है, देखिए, सवेरे आज जन्म, तो ये संज्ञा शब्दों का प्रयोग है। हम ये भी देखें कि कहाँ पे हम संज्ञा शब्दों का प्रयोग करें। जैसे देखिए, ये यहाँ वहाँ क्या होता है, ये सर्वनाम शब्द होते हैं, है ना। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये सब हम जो उपयोग करके शब्दों को बनाते हैं वो सब ये सवेरे, आज जन्म आपका ये संज्ञा शब्द है। उसके बाद यहाँ वहाँ ये आपके सर्वनाम हो गए, है ना। तो इस तरीके से हम अलग अलग करके इसको बना सकते हैं और हम समझ सकते हैं, उदाहरणों के माध्यम से हम जान सकते हैं। और बहुत ज़्यादा देखिए लिखा हुआ है, लेकिन मैंने एक एक लाइन लिखी है, थोड़े थोड़े उदाहरण दिए हैं, उदाहरण के माध्यम से आपको पूरा समझाने का प्रयास किया है ना। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है और कितना आपने समझा है, आपको और क्या समझना है, और अपने कमेंट्स आप डालते जाइए और आपको क्या क्या समझना है, क्या क्या सीखना है व्याकरण में, और भी क्या क्या आपकी इच्छाएं हैं, क्या क्या जानने की इच्छा रखते हैं। आपको हर वीडियो हमारा कैसा लग रहा है, आशीष कोचिंग के हर वीडियो में आपके कमेंट्स डालिए और शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए हमारे चैनल को। तो आज बस यहीं चलते हैं, फिर अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।